जब आप क्लास 8 से क्लास 9th में गए, कहीं ना कहीं आपने तभी सोच लिया था कि आपका लक्ष्य क्या होगा, और उस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए क्या आप बता सकते हैं कि आप किस किस रास्ते पे चले? मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था उस टाइम पर, बट लाइक मेरे को इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन उतना अच्छा नहीं लगा। बच्चे बहुत होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों में बच्चे एग्जाम बैठते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो दिन रात एक कर देते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलता हमको। हम इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि हम पढ़ाई में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि खाने का या सोने का ध्यान नहीं रख पाते। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर अपने मंजिल पर पहुंचते हैं और सफलताएं उनके कदम को चूमती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे होनहार स्टूडेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने नीट 25 में एक ऐसा लक्ष्य हासिल किया जिसका सपना उन्होंने सोचा था। हेलो वीरेन, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। वीरेन बंसल, जिन्होंने नीट 2025 में 626 मार्क अर्जित करके ऑल इंडिया रैंक 316 हासिल की है। ये एक ऐसे छात्र रहे हैं जिन्होंने एक कर्मनिष्ठा के साथ, एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य को चुना और उस लक्ष्य पर आगे बढ़ने लगे। तो वीरेन, जैसा कि आपने बताया है, हम चाहते हैं कि हमारे लर्नर्स को भी पता चले कि जब आप क्लास 8 से क्लास 9th में गए, कहीं ना कहीं आपने तभी सोच लिया था कि आपका लक्ष्य क्या होगा, और उस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए क्या आप बता सकते हैं कि आप किस किस रास्ते पे चले, या आपके जीवन में किस किस प्रकार की कठिनाइयां आई और आपने उनको अवॉइड किया या उनको दूर किया और आज अपने लक्ष्य पर आप बैठे हुए हैं? सर जैसे क्लास 8th में मैंने IOQM का एक अटैम्प्ट दिया, लाइक उस टाइम मेरा नहीं क्लियर हो पाया क्योंकि मेरी अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं थी। तो 9th में मैंने उसकी IOQM की अच्छे से तैयारी की। इधर ऑनलाइन प्रशांत जैन सर के लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब पर, बाकी IIT फाउंडेशन बुक्स भी सॉल्व करनी स्टार्ट की थी। मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था उस टाइम पर, बट लाइक मेरे को इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन उतना अच्छा नहीं लगा। तो 10th एंड 9th के एंड तक मैंने लाइक फाइनलाइज़ किया कि मेडिकल करना है, डॉक्टर की फील्ड को परस्यू करना है। तो 10th में थोड़ा स्टार्ट कर दिया था इसकी मेडिकल की जर्नी के लिए, कुछ चैप्टर स्टडी करने शुरू किए थे आफ्टर स्कूल, क्योंकि टाइम होता था उस टाइम पर। मतलब आपका मैथ स्ट्रांग था? हाँ जी। फिर भी आपने मैथ नहीं लिया? हाँ जी, हाँ जी। आपको इंजीनियर नहीं बनना था? थोड़ा सा मतलब कम इंटरेस्ट था एक्चुअली। ऐसे तो मेरे को लाइक जब कोविड का टाइम था तब कोडिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखी थी। वाह। तो बट उसका मेरे को ऐसा लगा कि मैं लाइक अपनी पूरी लाइफ ये काम नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बना मेरा उसमें। तो कोई और मोटिवेशन था कि कोविड के समय ये मोटिवेशन आया, या फैमिली का कोई ऐसा बैकग्राउंड था जिसमें आपको ऐसा मोटिवेशन देखने को मिला? या कभी कभी क्या होता है, हम किसी हॉस्पिटल में विजिट करने जाते हैं किसी कारणवश और देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स को देखते हैं किस तरह से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसा कोई मोटिवेशन था, या अपने आप आपने सोचा नहीं मुझे डॉक्टर बनना है? डॉक्टर का मेन तो मोटिव ये था कि एक तो एडवेंचरस जॉब है, आपको रोज़ नई चीज़ें करने को भी मिल सकती हैं, एंड एक अच्छा मतलब मन लगा रहता है उस जॉब के अंदर। आपको ऐसा नहीं है कि बोरियत फील होगी, बिल्कुल भी उल्टा, वो एक हेक्टिक जॉब है। तो मेरे को वो काम अच्छा लगा कि हर दिन किसी ना किसी की आस बिल्कुल सर आपके सामने रहती है। हर किसी ना किसी के पेरेंट्स, उनकी सोच, उनकी आत्मा, उनकी निष्ठा एक ऐसे इंसान के ऊपर रहती है जो इस धरती पर भगवान के स्वरूप है। कहीं ना कहीं जब एक पेशेंट हमारे सामने होता है और वो कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब प्लीज़ आप हमारे फैमिली के इस मेंबर्स को प्लीज़ बचा लीजिए, तो उस समय कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर वाले ने किसी ना किसी मुझे ऐसे काम के लिए चुना है, तो शायद ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है। बहुत अच्छा लगा। मैथ में आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। जनरली होता क्या है, जो सब्जेक्ट जिस स्टूडेंट को अच्छा लगता है वो उस बैकग्राउंड के पीछे चला जाता है, लेकिन नहीं, आपने एक लक्ष्य चुना, रास्ता आपने खुद बनाया। मैथ या बायो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपका झुकाव क्या है, मायने ये रखता है कि आपकी सोच, आपको सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मिलता है। आपने उसको सुना और आप आगे बढ़े, आपने वो सपना देखा और उस सपने को पूरा किया। कहते हैं ना कि सपने देखने वालों के लिए रात छोटी हो जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन छोटा हो जाता है। और 9, 10, 11, 12 4 साल आपने ऐसे निकाल दिए, आपको पता भी नहीं चला होगा, और आज अपने लक्ष्य की ओर
बैठे हैं। अच्छा वीरेन, एक चीज बताइए कि ये रेगुलरिटी में, मतलब मेरे हर शो में, मेरे हर बात में ये बात जरूर रहती है, बिकॉज मैं हमेशा ये बोलता हूं कि डॉक्टर जो है ना वो DNR, अब आपके नाम होगा डॉक्टर वीरेन बंसल, तो शॉर्टकट में लिखते हैं DNR, D फॉर डिसिप्लिन एंड R फॉर रेगुलरिटी। क्या इंपॉर्टेंस है इसका लाइफ में, डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी, एंड साथ में रिवीजन? क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे लर्नर्स को? डिसिप्लिन तो सर कोई भी काम हो, चाहे डॉक्टर का हो, इंजीनियरिंग का हो, या कोई भी फील्ड हो, हर जगह ही इंपॉर्टेंट है। एंड लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। तो बिना रेगुलरिटी के आप अपना मैक्सिमम अचीव भी नहीं कर सकते। रिवीजन तो अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, हर किसी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 2 साल की जर्नी के अंदर जो फर्स्ट डे पढ़ा है वो लास्ट डे तक नहीं याद रह सकता प्रैक्टिकली। तो उसको बार बार रिवाइज करते रहना एंड अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेना ही इम्पोर्टेंट है उसको, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉल कर सके। कभी ऐसा हुआ कि आपने 3-4 दिन तो खूब हार्डवर्क से पढ़ाई कर ली और फिर 2-3 दिन आपने मतलब मज़े कर लिए कि हाँ ठीक है अब हो गया? ये रेगुलरिटी का पैटर्न नहीं है ये। हाँ जी। तो क्या ये पैटर्न जो हमारे लर्नर्स इसको फॉलो करते हैं सही है कि गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसे जैसे 1 साल के बाद 2-3 दिन का या फिर हर संडे थोड़ा वो 2-3 घंटे थोड़ा रिफ्रेश करना इज़ ओके, बट ऐसा नहीं कि 2-3 दिन बाद पूरे दिन का ब्रेक ले लिया, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है गेस। बाकी हर किसी का अपना एक तरीका हो सकता है, बट मेरे लिए वो ठीक नहीं रहा। आप एक अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं पहले भी, एंड इम्पॉर्टेंस क्या होता है कि मैं एक मास लर्नर की बात कर रहा हूँ। बच्चे बहुत होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लाखों में बच्चे एग्ज़ाम बैठते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो दिन रात एक कर देते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं उनको। कहते हैं सर मैं क्या करूं, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूं, मैं इतने आवर्स की स्टडी कर रहा हूं, मैं क्लासेस भी कर रहा हूं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो वे है, जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने आप को आगे ले जाने के लिए, वो शायद गलत होता है, या पैटर्न जो फॉलो करना चाहिए उसको वो ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। मेरे पैटर्न का कहने का मतलब ये है कि थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके बैलेंस को आप क्या करते हैं? या फिर अपन केवल 3-4 दिन थ्योरी पढ़ते रहें, 1-2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, या क्वेश्चन प्रैक्टिस केवल संडे को करें, बाकी दिन थ्योरी देखते रहें, या फिर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैलेंस बहुत ही जरूरी है? और क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन के रेस में? सर थ्योरी का ऐसा है, इनिशियल लेवल पे आप थ्योरी पढ़ें, साथ साथ उस जो टॉपिक पढ़ा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ कर लें, ताकि एंड तक कंपाइल अपना हो आपका काम, फिर बैकलॉग बन जाता है एंड ऑल। बट मैं ऐसे करता था कि जो भी चैप्टर टफ लग रहा है, बायो में याद करने की दिक्कत हो रही है, उसको एक बार अच्छे से जितना थ्योरी कवर हो पाए कर लिया, एंड फिर उसके काफ़ी ज़्यादा 800,000 क्वेश्चन कर लेता था, ताकि फिर से बोलिए, कितना बोला आपने? चैप्टर वाइज अगर कोई मुश्किल चैप्टर लगे तो उसके 800,000, अदरवाइज नॉर्मल चैप्टर के 300-400। मतलब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, बिना क्वेश्चंस के हम चीजों को वो पैनी धार नहीं दे सकते। जैसे कि होता है, कोई वेपन होता है, कोई हथियार होता है, अपन ने इसको देख लिया, लेकिन अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या है, एक धार पैदा होती है, बिल्कुल सर। और तभी वो वर्क करने के लिए ज्यादा ही उपयुक्त होता है। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कभी कभी कि हम थ्योरी पढ़ने के पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा तैयार हो गया है, लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते और सीधे टेस्ट में बैठते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि हाँ, मुझे ये गलती हो सकती थी या मुझसे गलती हो चुकी है, हमें रिवीजन करना चाहिए था। तो जितने बार हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आई थिंक उतना फायदा होगा। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी पढ़ लिया, आफ्टर दैट आपने पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चंस किया, आई थिंक मोर देन 95 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। आप फिर कुछ दिन बाद थ्योरी रिवाइज करते हैं, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर मोर देन 95% आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आपको मिलता है कि ये चैप्टर हमारा सही है। लेकिन फिर क्या होता है कि कभी ऐसा करके देखें कि हम उस टॉपिक को, चूंकि 95% से ज्यादा हम क्वेश्चन उसका 1 या 2 बार सही कर चुके हैं, तो एक बार ऐसा भी प्रयास किया जाए ना कि इस बार टॉपिक को रिवाइज नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो 95% के क्लोज भी अचीवमेंट नहीं होता है, और वो जहां तक लगता है 80-85% के आसपास आ जाता है। तो क्या आप इस चीजों को फॉलो किया आपने, या आप लर्नर से उनको बताएंगे कि कभी कभी हमें रैंडमली भी किसी टॉपिक में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं जैसे ऐसे करता था, जब अपना थ्योरी पढ़ने के बाद स्टडी मटेरियल सॉल्व करता था, तो जो आपने कहा 95% हो गए, तो बाकी के 5% एंड 95 के कुछ जो अच्छे क्वेश्चन होते थे
उनको मार्क करके रख लेता था, एंड रिवीजन के टाइम पर फिर उनको दोबारा करके देखता था बिना रिवाइज करे, ताकि आइडिया लगे कि मेरे को कौन से टॉपिक्स के ऊपर दोबारा अच्छे से रिवाइज करना है, तो उससे आइडिया लग जाता था काफ़ी अच्छा। एंड बाद में भी आई थिंक बिना रिवाइज के भी क्वेश्चंस करना चाहिए, ताकि जो आपके और क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो हमको पता चल जाएगा कि हमसे गलतियां कहाँ होने वाली हैं, जिससे कि हम वापस से उस पर फोकस ज़्यादा करें। कुछ चीज़ें जैसे भूलने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें जैसे याद करने वाली होती हैं। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हो गई या बायोलॉजी में कुछ चीज़ें हो गई, तो क्या इसको कहीं नोट डाउन करते थे, अलग से कुछ नोट्स बनाते थे जिसको रिवीजन करना होता था? इनऑर्गेनिक के जैसे डी एंड एफ के मैंने बना लिए थे, तो एनसीईआरटी पढ़नी उसकी काफ़ी टफ लगती थी मेरे को, तो एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक तो ऐसे था जो लॉजिकल पार्ट था वो तो एक बार पढ़ के हो जाता है, बट बाकी का जो रटने वाला पार्ट है उसके नोट्स बना लिए थे, तो उनको ही 2 बार 3 बार पढ़ लिया हफ्ते में। यानी जो आपको वैल्यूएबल चीज़ लगती थी कि इसको रिवाइज करना है या ये हमारी हेल्प कर सकते थे, उसको शॉर्ट नोट्स की तरह आप उसको बना लेते थे। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ी है, एट द एंड ऑफ जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम के बहुत ही समीप पहुंच जाएंगे, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी अगर आप मैटर देखेंगे तो आपके सामने एक अंबार लग जाएगा सब्जेक्ट का। तो अपने हिसाब से, अपने इंटेलेक्चुअल जो आपके पास माइंड है उसके हिसाब से आप अपने हाथों से, अपनी सोच के अनुसार एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। उससे क्या होता है कि आप कभी भी मान लीजिए कहीं बाहर भी जाते हैं किसी कारणवश, या फिर आपके पास जो फ्री टाइम मिलता है या जो आपके वीकेंड में टाइम मिलता है या संडे मिलता है, तो आपका पीछे की चीज़ उस शॉर्ट नोट से रिवाइज करके भी सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आ सकते हैं। अच्छा वीरेन, आपने कहा कि आपने क्वेश्चंस किए, टेस्ट का जो पैटर्न होता है, आप रेगुलर टेस्ट देते थे, आपने आज तक कोई भी टेस्ट आपने नहीं छोड़ा। अच्छा कभी कभी ऐसा तो लगा ही होगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, उस दौरान क्या कभी माइंड में ऐसा आया कि मैं इस टेस्ट को छोड़ दूं या मैं प्रिपरेशन पे लग जाऊं, या नहीं मुझे टेस्ट देना है चाहे जो भी होगा, टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो कॉन्फिडेंस देता है, कहीं कुछ एक आध क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं तो वो हमें सीखने की सोच देता है। तो कभी आपने टेस्ट को छोड़ा? नहीं, टेस्ट को छोड़ा नहीं था, एंड पर आके कुछ काफ़ी जो टफ पेपर्स थे वो छोड़ दिए थे, क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि नीट का पेपर ऐसा नहीं आएगा उस समय ना, जब आप नीट के बहुत ही पास थे। हाँ 1 मंथ पहले जस्ट। लेकिन इस तरह के पेपर की प्रैक्टिस आप ऑलरेडी पहले कर चुके थे? पहले कर लिए थे 2-3 पेपर्स तो आगे। अभी बहुत सारे लर्नर्स के दिमाग में ये चल रहा है, जैसे कि मैं भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बच्चे मुझे भी पर्सनल मैसेज करते हैं, जैसे खासकर इस बार फिजिक्स ने अपना अच्छा स्टैंडर्ड लेके आए, तो बच्चे अब थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से डेविएट हो रहे हैं। मैंने उनको डिस्कशन करते हुए सुना कि अब IIT एडवांस की ये बुक करनी है, हमें केवल IIT एडवांस पे ज़्यादा फोकस करना है, उस लेवल का पढ़ना है, तो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि नहीं अब इसी लेवल की बात करनी चाहिए? या फिर मुझे लगता है देखो ये क्या है कि ये कोई फिक्स्ड पैटर्न थोड़ी ना है कि नेक्स्ट ईयर भी नीट इसी तरह से होगा। हमें भी नहीं पता था कि नीट का लेवल ये आएगा, लेकिन हाँ हम लोगों ने वो मेहनत करी थी कि चाहे पेपर ईजी बने लाइक 24 के हिसाब से बने, या पेपर टफ बने लाइक 25 के हिसाब से बने, हमें हर तरह से अपने को तैयार रखना है। जब आप युद्ध में जाते हो तो ये सोचकर नहीं जाते हो कि सामने वाला दुश्मन किस तरह का है, मतलब वो वीक है या वो स्ट्रांग है। आप अपने फुल डेडिकेशन के साथ जाते हो और अपने फुल एफिशिएंसी के साथ ही वहां पर खड़े होते हो। तो ये एक युद्ध का मैदान है, इस युद्ध के मैदान में आपको लगे रहना है, आपको हर तरह के पेपर की तरह लगे रहना है। आपको उन पेपर की भी प्रैक्टिस करना है जो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आपको उन पेपर की भी प्रैक्टिस करना है जिसमें हाई स्टैंडर्ड होता है, आपको उन पेपर की भी प्रैक्टिस करना है जिसमें मिक्स्ड होगा, जिसमें इजी भी होगा और टफ भी होगा। तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। और हम लोगों ने लास्ट ईयर जो पैटर्न बनाया था इसी पर आधारित था। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में पेपर अच्छा था, केमिस्ट्री के पेपर को हम टफ नहीं करेंगे। आपको भी पेपर टफ नहीं लगा होगा केमिस्ट्री का? नहीं टफ नहीं था, बट मेरे थोड़े कम मार्क्स रह गए थे केमिस्ट्री में। लेकिन हाँ पेपर का लेवल तो था, वो मतलब टफ नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को उसने रिफर किया था, और बायोलॉजी में भी उसने अच्छे क्वेश्चंस लिए थे। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों, कभी इस बात पर मत जानना कि हमें इसको पढ़ना है या उसको पढ़ना है, ये छोड़ना है या वो छोड़ना है, इनको फॉलो करना है उनको फॉलो करना है। सेल्फ डिसाइड रहिए। आपके पास केवल एक लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम में जो आप प्रयास करते हो, साल भर की मेहनत करते हो, यह केवल एक पढ़ाई की मेहनत नहीं है, इसमें आपका हार्डवर्क तो इंक्लूडेड है, आपका हेल्थ भी इंक्लूडेड है, आपका स्लीप टाइम भी इंक्लूडेड है, आपका सोचने का तरीका भी इंक्लूडेड है, आपका एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है। ये 3 घंटे की परीक्षा केवल सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, माना कि सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन उसके साथ साथ माइंड का पीसफुल होना, सेटिस्फेक्शन सही होना, एंड पूरे साल एक पॉजिटिव माइंड के साथ एक उस जर्नी के साथ आगे बढ़ना, ताकि आपके पास एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहे और अपनी बातों को कभी भी कोई ऐसी चीजें आए जो आपको डेविएट करें, उसको अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से जरूर शेयर करें। अच्छा, सोशल मीडिया से आपने बैलेंस कैसे, देखिए आज का ज़माना क्या है, जैसे कि हम लोग भी जुड़े थे, आप कोटा में नहीं थे, मैं कोटा में था, बट हम क्लासेस के थ्रू कहीं ना कहीं डिजिटल सिस्टम से जुड़े थे। क्लासेस होती थी, आप क्लास में आते थे, लेकिन डिजिटल आपके हाथ में आ गया है, तो अब आप उसका यूज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपका माइंड जिधर ले जाएगा आप उधर जाओगे, इंटरनेट का ज़माना है। आप कैसे बैलेंस क्रिएट करते थे? बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं आजकल, इस तरह से रील में चले जाते हैं कि उनकी रियल लाइफ फिर सही नहीं रह पाती है। आप यहाँ पे कुछ संदेश देंगे? मतलब मेरे पास ना इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, ना कोई और सोशल मीडिया था, जस्ट एक यूट्यूब एंड व्हाट्सएप था। यूट्यूब भी मेरा 90% कंजम्पशन तो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करता था, बाकी 10% थोड़ा दिन में आधा घंटा लाइक चला लिया, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए। अदरवाइज़ मेरा लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल का ना डाउनलोड किया था, ना अभी कोई डाउनलोड करने का प्लान है फ्यूचर में भी। चलिए, वो तो समय है, हो सकता है कभी ऐसा डिमांड आए कि आपको ज़रूरत पड़ जाए। वो तो समय के साथ है, लेकिन इस समय ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल सर। और आपने 12th के साथ ही नीट को क्लियर किया, 11-12 में के साथ नीट क्लियर किया, एक सेल्फ डिसिप्लिन के साथ किया, एक डिजिटल मीडिया के साथ भी इन्होंने डिसिप्लिन रखा। आप यूट्यूब से जुड़े थे, आप प्लस की क्लासेस करते थे, तो उसके लिए आपको डिजिटल मीडिया की ज़रूरत पड़ती थी। आप अपने डाउट्स पूछते थे व्हाट्सएप पे, जैसे कि हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ी थी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है प्यारे दोस्त, कि वो मोबाइल या जो भी आपके पास डिजिटल है ऑपरेटर्स, वह एक आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसका सही से यूज नहीं किया तो एक आपके साथ वह एक पॉजिटिव पॉइजन कब आपके लाइफ को आपके सिलेक्शन से दूर करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। पॉजिटिव पॉइजन इसलिए कह रहा हूं कि इन दोनों को अलग करके देखिए। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, पॉइजन इसलिए क्योंकि वो आपको लक्ष्य से दूर लेकर जा रहा है। तो प्लीज, हाँ, मैं मानता हूं कि इसकी जरूरत है, जरूरत पड़ेगी। हम एडुकेटर्स भी रात रात भर सेशंस लेते रहते हैं, लास्ट में रिविजन्स का जरूरत पड़ेगी, रिकॉर्डिंग देखते हैं आप, लेकिन आपको उसको यूज करना है एक डिसिप्लिन वे में। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रोल रहता है? आप तो अच्छा, आप घर पे रह के पढ़े थे कि आप घर से बाहर रह के पढ़े थे? मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर रह के पढ़ा था, थोड़ा टाइम लाइक बोर्ड्स के बाद हॉस्टल में भी चला गया था। तो दोनों तरफ से आपकी लाइफ बैलेंस थी, कोई दिक्कत बात नहीं थी? पेरेंट्स का हमेशा आपकी तरफ प्यारे बच्चे आप पढ़ाई करो, किसी प्रकार का कोई टेंशन ना लो, इस तरह की चीज़ें बनी रहती थी। तो इसमें मैं उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ जो आप यहाँ देख रहे हैं, या वो लर्नर्स, आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं कि हम हार्ड वर्क करते हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है। अगर हम इस चीज़ों को ईमानदारी से लेके आगे बढ़ते हैं, हमें जो वर्क दिया गया है उस वर्क को हम बड़ी आसानी से करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो पेरेंट्स आपको भी अपने बच्चों को पॉजिटिव माइंड के साथ, उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं दे रखना है। हाँ, वो हार्ड वर्क कर रहा है, आप उनसे मिलिए, आप उनसे बात करिए, आप उनके टीचर से बात करिए। आप कभी बच्चा अगर आपसे दूर रह रहा है और आप कभी अपने बच्चे से मिलने आते हैं तो आप टीचर से एक बार ज़रूर मिलिए कि हमारे बच्चे का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। एंड धीरे धीरे जब वो आपसे मित्रता कर लेगा, एक पेरेंट से जब एक स्टूडेंट मित्रता कर लेता है तो मुझे लगता है कि वो उस प्यार में, उस कॉन्फिडेंस में कोई भी लक्ष्य अर्जित कर लेता है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो भाग्य है ना, ये एक दिन का लिखा कोई दस्तावेज नहीं होता, और कर्म से भाग्य बनता है। भाग्य होता है लेकिन कर्म से भाग्य बनता है। कहते ना, जिनके हथेलियां नहीं होती उनके भी भाग्य होते हैं। तो भाग्य कोई एक दिन का लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इससे रोज अपने हार्ड वर्क से स्वयं ही लिखना पड़ता है। तो वीरेन, अनअकैडमी ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया, किस तरह से हेल्प करी, या आपके इस जर्नी में अनअकैडमी का क्या रोल रहा? अनअकैडमी में सर मैं 12th के मतलब 11th के अराउंड एंड में और 12th के स्टार्ट में जुड़ा था, तो तब मेरे को नेशनल SRG का लाइक एक्सेस मिला था। उसमें टेस्ट सीरीज़ एंड मेंटोरशिप थी, नाइट सेशंस होते थे लाइक कोचिंग एंड उसके बाद स्कूल के बाद, तो उसमें आप +1 की रिवीजन करवा देते थे।
तो +2 में ऐसा नहीं हो कि एंड में +1 की रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि एक बार मैं साथ साथ आपके साथ कर चुका था। बाकी इंदौर सेंटर से अजीत लुल्ला सर भी मेरी फ़िज़िक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस लेके मेरे को थोड़े हाई लेवल के कंसेप्ट सिखा देते थे, जो नीट के इस एग्ज़ाम में काम आए मेरे। यस। तो इस जर्नी में जैसे प्रशांत सर जुड़े रहते हैं, हर एक स्टूडेंट्स जो मेहनत करना चाहता है उसके मेहनत को एक रंग लाने के लिए उन्होंने मेहनत करी। एंड अजीत लुल्ला सर का आपने नाम लिया, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वेरी डायनेमिक टीचर हैं और उनके हार्डवर्क को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और जब हमारे आपके इंटरेक्शंस होते थे नेशनल एसआरजी में, तो जिस तरह से आप इंटरेक्ट करते थे उससे हमें पहले ही पता था कि आप कुछ अच्छा करने वाले हैं और आपने अच्छा किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लर्नर्स को कुछ ऐसा मैसेज दें, क्योंकि टाइम स्टार्ट हो चुका है। हाँ, मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, कभी कभी अति उत्साह भी नुकसानदायक हो जाती है। कभी कभी अति उत्साह भी नुकसानदायक हो जाती है। कहने का मतलब हम इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि हम पढ़ाई में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि खाने का या सोने का ध्यान नहीं रख पाते। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कितने घंटे की स्लीप रिक्वायर्ड है? वैसे तो सर कुछ लाइक मेरे फ्रेंड्स 5-6 आवर्स भी सोते थे, बट मेरा पूरे 2 साल में 7 to 8 आवर्स मिनिमम सोया हूँ। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सर मैं केवल 3 घंटे सोया, मैं केवल 2 घंटे सोया, मैं रात भर पढ़कर सुबह क्लास में आ गया। ये बायोलॉजिकल क्लॉक हो सकता है कि इससे आपको थोड़े दिन के लिए बहुत अच्छा फील हो, बहुत पॉजिटिव हो। पॉजिटिव इसलिए कि अब मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टॉक्सिसिटी के समान हो जाएगा। जैसे इन्होंने बोला कि इनका ऑन एवरेज 7 to 8 आवर्स स्लीप्स रहता है, तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगा वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। 6 to 8 आवर्स के बीच का आप स्लीप ज़रूर रखें, इससे कम रखेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है। वीरेन, मैं कहूँगा कि हमारे लर्नर्स को कुछ आप ऐसी बातें बोलें या कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जो हो सकता है कि इनके लाइफ में कभी इंटरेक्शन की तरह आ सकता है, ये उससे दूर रहें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। नीट के लिए बेसिकली आपको एक तो रेगुलर लेना है, कंसिस्टेंट रहना है, और आपको अपना काम डेली के डेली कंप्लीट करते रहना है। सोशल मीडिया से दूर रहें, एंड जो टीचर्स कह रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, बिकॉज वही एंड पे आपके काम आएगा। बाकी टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेन है, उसके बिना आपको एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकती है। मतलब आज का जो क्यूरिकुलम आपने किया, जो आपको टीचर्स ने पढ़ाया, जो आपने को होमवर्क दिया गया, अगले दिन क्लास में आने से पहले उसका पूरा रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। होमवर्क के लिए जो टाइम आपके टीचर्स ने, एजुकेटर्स ने अलॉट कर रखा है, उसमें आपको उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। एंड हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर शरीर है तभी हम कोई काम कर सकते हैं। ये एजुकेटर को भी समझना है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ पर्सनल, अपने लेवल पे बात कर रहा हूँ। एजुकेटर को भी समझना है, लर्नर को भी समझना है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो वीरेन बंसल, रियली में डॉक्टर वीरेन बंसल रियली में बहुत अच्छा लगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाइए, एंड फिर हमसे कनेक्ट आप रहेंगे ही। हम फ्यूचर में भी आपसे बात करेंगे। लर्नर्स के लिए मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी क्या चीज़ें रहती हैं, हम आपके सुझाव यहाँ तक पहुँचाएंगे। आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, आप MBBS की जर्नी को बेहतरीन तरीके से करिए, इसी जोश के साथ आप आगे बढ़िए। एंड आफ्टर दैट आप PG भी। आज ही हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम चाहते हैं हमारे लर्नर्स भी वीरेन बंसल को शुभकामनाएं दें। अपने आपके कमेंट ही इनकी शुभकामनाओं के रूप में यहाँ पर आगे आएंगे। एंड MBBS में भी आप अच्छा करें, आप एक अच्छी PG सीट को चूज़ करें। MD या MS जो भी आपका एक व्यू होगा, आप उसको लेके आगे चलें, और इस देश में, इस देश की तरक्की में एक सोल्जर की तरह आप अपनी भूमिका को निभाएं। क्योंकि देश सेवा के लिए हमें पता है कि जो हमारे आर्मी है उनको तो हम यहीं से सैल्यूट करते हैं। हर एक क्षेत्र में आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप डॉक्टर्स हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, या आप किसी और भी क्षेत्र में हैं, टेक के क्षेत्र में हैं, आप अगर अपने हर काम को ईमानदारी के साथ करते हैं तो वो देश सेवा से कम नहीं है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।